हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं सोनिया अपने चैनल लर्निंग विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आप सभी पढ़ने के लिए शायद रेडी हो जाएंगे। मेरी पीछे वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आप ज़रूर पढ़ने के लिए रेडी होंगे, ठीक है। तो लेकिन जब आप मेरे टॉपिक का नाम सुनोगे तो आप कहोगे कि हमें ABC सिखाई नहीं और सीधे सेंटेंस मेकिंग सिखाना करना शुरू कर दिया, ठीक है। टॉपिक का नाम ईस्टर्न क्वेश्चन है, पूर्वी समस्या। हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली है, लेकिन मेरी मम्मा कहती है कि आप लोग गाने वगैरह इतनी जल्दी याद कर लेते थे, वो इसलिए क्योंकि हम इतने ध्यान से सुनते हैं, खुद को उसके अंदर रिलेट करके सुनते हैं, ठीक है। अगर आप इस टॉपिक को भी एक स्टोरी टाइप में सुनोगे तो आप ज़रूर आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। थोड़ा अप लेवल का है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा और काम भी आएगा आपके, ठीक है। जो और टॉपिक्स होंगे उन पर भी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी के लिए हम ये करते हैं ईस्टर्न क्वेश्चन पूर्वी समस्या का जो सेकंड वाला चरण है वो करेंगे। इसका जो फर्स्ट चरण हुआ था वो हम बाद में करेंगे। पहले हम इसका जो सेकंड चरण है अभी के लिए वो मेरे पास अवेलेबल है अच्छे से, तो हम उसको करते हैं, ठीक है। तो पूर्वी समस्या, जो पूर्वी समस्या का जो फर्स्ट चरण हुआ था वो 1815 से लेकर 1870 तक, 1870 तक हुआ था। इसका जो सेकंड चरण है वो 1870 से लेकर 1914, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम तक हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं पूर्वी समस्या है क्या। पूर्वी समस्या एक जो टर्की साम्राज्य का विघटन और जो यूरोपीय महाशक्तियाँ थी उनके हितों के कारण ही जो पैदा हुई थी, उसको पूर्वी समस्या का नाम दिया गया है। जो ये पूर्वी समस्या थी, इसको एक गठिया रोग की तरह कहा। गठिया रोग, गठिया रोग मतलब जहाँ भी हो जाता है उस अंग को वो जर्जर कर देती है, ठीक है। ये भी एक उसी टाइप की एक रोग उसको संज्ञा दी गई है, क्योंकि कभी ये हाथों को, ये कहा है कि कभी ये हाथों को जर्जर कर देता है, कभी ये पैरों को अशक्त कर देता है, ठीक है। पूर्वी समस्या ने मतलब इतनी पूरी यूरोपीय को, उनकी राजनीति को पूरी तरह से प्रभावित किया है, ठीक है। ये नहीं है कि पूर्वी समस्या का समाधान करने के लिए, इसके समस्या को समाधान करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। जो पहला चरण इसका पूर्वी समस्या का था उस टाइम पे भी काफ़ी सारे प्रयास किए गए। जैसे पेरिस की संधि हुई थी 1856 में, क्रीमिया युद्ध के दौरान। उस टाइम पेरिस की संधि हुई थी जब टर्की का जो सुल्तान था वो अब्दुल मजीज़ था, उसने काफ़ी प्रयास किए लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। उसके बाद 1861 में जो अब्दुल अजीज़ उस टाइम था, उन्होंने भी काफ़ी, हालांकि वो अयोग्य शासक था, दुर्बल था, लेकिन उन्होंने भी प्रयास काफ़ी किए लेकिन वो नहीं सफल हो पाए थे। हाँ, उसके फिर भी इतना कुछ मतलब करने के लिए समाधान, इसके पीछे जो उसका मेन जो कारण था उत्पन्न होने का, सबसे ज़्यादा जो यूरोपीय महाशक्तियाँ थी उनका कारण। यूरोपीय महाशक्ति जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया, रूस, ये जो कंट्री थी, इनके स्वार्थ पूर्ति इसके पीछे छिपी हुई थी। क्या स्वार्थ छिपे? सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रिया की, इसके टर्की साम्राज्य के विघटन के सबसे ज़्यादा रुचि थी। ऑस्ट्रिया चारों तरफ से घिरा हुआ था, उसको चाहिए था समुद्री मार्ग, और जो समुद्री मार्ग डैन्यूब नदी से मिला था, और डैन्यूब नदी थी टर्की साम्राज्य के अधीन। तो इसलिए ऑस्ट्रिया चाहता था कि टर्की साम्राज्य का विघटन हो, उसके अंडर आए, ठीक है। उसके बाद था रूस भी चाहता था कि जो टर्की साम्राज्य के अधीन जो कंस्टिनोपल की जो है वो उसके अधीन आ जाए, नहीं तो जो टर्की का जो सुल्तान है वो उनके प्रभुत्व में आ जाए। मतलब उनके प्रभुत्व में जो भी जो रूस उनको कहे उसी के देशानुसार वो काम करें। और उसके साथ ही इंग्लैंड को था कि जो एशियाई साम्राज्य उसके अंडर है वो कहीं रूस के पास ना चला जाए, और उनको भी इसी बात का खतरा था। और उसके बाद फ्रांस का जो उसके पीछे धार्मिक जो स्वार्थ था वो था, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा रोमन कैथोलिक के जो लोग थे वो थे। और उसके बाद जर्मनी का जो सबसे ज़्यादा था वो ये चाहता था वहाँ पे रेल लाइन बिछाए, और ताकि उसका व्यापार काफ़ी बढ़े वहाँ से, ठीक है। जर्मनी, और जो ऑस्ट्रिया का सबसे ज़्यादा उसमें रुचि थी उसके पीछे, ठीक है। और उसके बाद ये सब इन सभी कंट्री का उसके पीछे स्वार्थ छिपा हुआ था, ठीक है। इसी कारण वहाँ पे जो टर्की साम्राज्य का विघटन जो है वो हो जा रहा था। उसके साथ साथ जो उसके उत्पत्ति के जो मेन कारण थे वो एक था कि जो टर्की का सुल्तान था उसकी नाराज़गी लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा बनी, सबसे ज़्यादा जो थी मेनली किसानों के ऊपर। किसान बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी स्थिति दयनीय थी, वो मतलब कठोर उनसे कर वगैरह वसूल किया जाता था, जिसकी वजह से वो उनके विरुद्ध थे। और साथ में टर्की की विशाल साम्राज्य था, काफ़ी वहाँ पे टर्की अलग अलग धर्म जाति के लोग जो रहते थे, इसलिए मतलब वहाँ के लोग, टर्की के साम्राज्य की विशालता के कारण भी ये जो समस्या थी वो उत्पन्न हुई थी। उसके बाद उसके साथ ही वहाँ पे जो था वो विभिन्न जातियों के वगैरह, विभिन्न यूरोपीय देशों के हित छिपे हुए थे ये वहाँ पे, इसके कारण जो पूर्वी समस्या है वो पैदा हुई थी। और जो ये नहीं है, हाँ देखो, पूर्वी समस्या को समाधान करने के लिए काफ़ी सारे प्रयत्न भी किए गए थे, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाए थे। इसलिए तो उसका दूसरा चरण भी शुरू हो गया था, क्योंकि 1815 से 1870 तक पहला
चरण फिर भी ख़त्म नहीं हुई, फिर से दूसरा चरण शुरू हो गया था 1870 से 1914 तक, जो एक प्रथम विश्व युद्ध का भी एक कारण बनी थी पूर्वी समस्या। ठीक है, उसके बाद ही पूर्वी समस्या का समाधान नहीं निकला, तो इसके दौरान ही जो हर्जेगोविना, बोस्निया हर्जेगोविना रिवॉल्ट हुआ 1875 में, और टर्की रशियन वॉर हुआ, और बर्लिन कांग्रेस में 1878 में इसमें काफ़ी सुधार, मतलब इस समस्या को सुधारने के लिए काफ़ी सारे प्रयास किए गए थे, और साथ में बुल्गारिया क्राइसिस वगैरह हुए, लेकिन फिर भी इतने अच्छे से जो पूर्वी समस्या का समाधान नहीं निकल पाया। एक इतिहासकार लिएसन हुए हैं, उन्होंने कहा है कि जो पूर्वी समस्या है हमेशा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बनकर रहेगी, और इसने 12 शताब्दियों तक पूरी 12 शताब्दियों तक यूरोपीय इतिहास की राजनीति थी उसके लिए पृष्ठभूमि उसने तैयार कर दी। ठीक है, तो ये थी हमारा पूर्वी समस्या का सेकंड चरण। आई थिंक आप सभी को अच्छा लगा होगा, समझ भी आ गया होगा, ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, थोड़ा सा है क्लियर। अगर आपने ध्यान से सुना होगा एज ए स्टोरी तो आपको सभी को अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो ठीक है, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।